हाँ भाई, आवाज आ रही है। चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं ठीक हूं अमन, मैं ठीक हूं बेटा। चलो बेटा शुरू करते हैं। एटीएम का, मनी एंड बैंकिंग का लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग लास्ट पार्ट इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ एटीएम में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि उन लोगों ने बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे होंगे, तब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो डायरेक्टली जुड़े हुए तो अगर आपने हमारे फाउंडेशन के साथ एटीएम को ले रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर आप सीधे सिर्फ इस बैच में आए हैं एटीएम में कि आप क्वेश्चंस के थ्रू ही चीजों को कर जाओगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ रखे होंगे। और अगर बेसिक्स नहीं पढ़े हुए सीधे पहली बार तैयारी करने आ रहे हो, वो भी क्वेश्चन के दम पे, तो बेटा इस तरह से तैयारी नहीं होगी। आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए तब, ताकि आपके बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। तब जाके आप जो है क्वेश्चंस लगा पाओगे किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस तो हजारों हैं। कितने क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन तैयार करोगे, कितनों को याद रख पाओगे? जब तक पीछे का कॉन्सेप्ट, पीछे की कहानी नहीं मालूम, तो आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे, लंबे टाइम तक याद भी नहीं कर पाओगे। तो अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है पहले कभी, तो थ्योरी पढ़ लो पहले। लाइव बैच चल रहा है, फाउंडेशन है हमारा, और वीओडी क्लासेस भी अवेलेबल है। यानी लाइव बैच तो है ही, साथ ही साथ वीओडी क्लासेस भी अवेलेबल है, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सब कुछ बढ़िया तरीके से कवर करवाया जा रहा है। और मात्र 499 में जीके के बड़े स्कोर को टारगेट कर सकते हो, अगर डेडिकेटेड हो, सीरियस हो तो। बाकी अगर जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है उसको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से अपना एटीएम बैच से तैयारी करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? भाई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं आप सब जानते हो। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों का काम क्या है, मैं आपको बता दूं। भाई, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, गरीब हैं, ठीक है, जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है ना भाई। भाई, गरीब को कहां बैंक समझ में आता है, कहां उसका बैंक में खाता होगा, कहां उसके पास उतना पैसा नहीं कि बैंक में वो जमा करे पैसा। ठीक है, तो जो पुअर पीपल हैं, जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, अगर उन्हें एकदम से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए, एकदम से कोई ऋण, कोई लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, तो बैंकिंग सुविधाओं तो उनकी पहुंच है ही नहीं, क्योंकि ना कोई उनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए, ना कोई उनकी सैलरी स्लिप है, ना कोई उनका कोई आईटीआर है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिसके दम पे वो बैंक से लोन ले पाए। तो ऐसे लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिनके कागज नहीं, जिनके जिनके ये मान के चलो कि उतनी इनकम नहीं कि बैंक उनको लोन दे पाए, तो पुअर पीपल जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती, वो इन छोटे छोटे वित्त संस्थानों से, सूक्ष्म वित्त संस्थानों से लोन लेते हैं। पर याद रखना, पुअर पीपल जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती, वो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, एमएफआई बोलूंगा मैं शॉर्ट में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से छोटे अमाउंट का लोन ले सकते हैं, छोटे अमाउंट का लोन ले सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर कितना छोटा, 2, 4, 5 लाख रुपए? नहीं बेटा, वो बड़ा अमाउंट है। अगर आप गरीब हो, अगर आप पुअर हो, तो आपके लिए 4-5 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है। तो पुअर पीपल जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती, वो इन एमएफआई, छोटे अमाउंट, इन एमएफआई से छोटे अमाउंट का लोन ले सकते हैं। अब छोटे अमाउंट का लोन का मतलब है, छोटे अमाउंट का लोन का मतलब है 1 लाख रुपए से कम, 1 लाख रुपए से कम, 1 लाख से कम।
ये छोटा अमाउंट होता है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट 1 लाख से कम जो अमाउंट है वो इन गरीबों को दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो पुअर पीपल जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती वो इन एमएफआई से छोटे अमाउंट का लोन ले सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे इनका मेन काम है। अब यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? फोकस ऑन विमेन बोरोवर्स, महिला उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना। ये तो इनका काम है कि अगर कोई गरीब महिला आई है जिसको उधार लेना है तो उसको उधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक तरीके से विमेन जो अगर मान लो कोई छोटा काम धंधा शुरू करना चाहती है, उसे 70-80 हजार रुपए की जरूरत है, तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से सूक्ष्म वित्त संस्थान जो कि नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे लोन ले सकती हैं। 70, 80, 50, 40, 20 जो जितने भी हजार का आपको लोन लेना है वो ले सकते हो आप। पर एक चीज याद रखना कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन पे फोकस करते हैं, वुमेन जो बोरोवर्स हैं, जो वुमेन महिला उधार करते हैं उन्हीं पर फोकस करते हैं, चाहे कोई भी गरीब आ जाए उस पर फोकस करते हैं। फिर सहकर्मी निगरानी, पीयर मॉनिटरिंग, तो ये भी करते हैं ये, ठीक है। पीयर मॉनिटरिंग यानी कि जो इनके साथ में काम करते हैं उनके ऊपर भी ये नजर रखते हैं। सहकर्मी निगरानी, पीयर मॉनिटरिंग भी करते हैं। और उसके अलावा बड़ी मात्रा में ऋण, ये इनका सिद्धांत है कि नहीं बताओ? बड़ी मात्रा में ऋण दे सकते हैं क्या? बड़ा लोन अमाउंट दे सकते हैं क्या? दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल कोलेट्रल, ये भी मैं बता देता हूं, ये भी इनकी, देखो ये भी इनकी फैसिलिटी है, ये भी इनकी फैसिलिटी है, ये भी इनकी फैसिलिटी है। तुम बोलोगे सर लैक ऑफ फिजिकल कोलेट्रल, भौतिक संपार्श्विक की कमी, मतलब देखो ये कोई फिजिकल कोलेट्रल नहीं लेते, ये किसी चीज को गिरवी नहीं रखते आपकी। जब आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से लोन लेने जाओगे ना, बैंक आपको लोन ना दे बाई चांस, तो जब आप एमएफआई के पास जाते हो, ऐसी कई सारी छोटी संस्थान है जो लोन देती है, तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसा करो आप अपनी जमीन गिरवी रख दो, कल को आप लोन ना चुका पाए तो हम जमीन से चुका लेंगे, ठीक है। जमीन से आपकी जमीन को बेच के हम लोन ले लेंगे, वापस कर लेंगे अपना अमाउंट। या फिर मान लो आपको अपना घर जो है गिरवी रखना पड़ेगा, आपको अपना कोई सोना या जेवरात जो है, ज्वेलरी जो है वो गिरवी रखना पड़ेगा, ये कुछ गिरवी नहीं रखते, कोई फिजिकल कोलेट्रल नहीं रखते। लैक ऑफ फिजिकल कोलेट्रल होता है, कोई चीज आपको गिरवी नहीं रखनी इनके सामने, क्योंकि अमाउंट ससुरे जो है 70-80 हजार 90 हजार का दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए घर गिरवी रखवाएंगे, जमीन गिरवी रखवाएंगे, ठीक है। तो छोटे अमाउंट के लिए कोई फिजिकल कमोडिटी, कोई वस्तु गिरवी नहीं रखी जाती, ठीक है बच्चों। बाकी याद रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ लोन ये नहीं दे पाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लोन नहीं दे पाते। तो आंसर ये है कि सी जो है इनका सिद्धांत नहीं है, सी इनका सिद्धांत नहीं है, ठीक है बच्चों। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल, इसमें 7-8 क्लासेस और चलेंगी, बस 7-8 क्लासेस और हमारा एटीएम का इकोनॉमिक्स पूरा हो जाएगा। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और मेडिवल हिस्ट्री बचेंगी, इसमें उनको करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो ये एटीएम बैच ही खत्म हो जाएगा फिर। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एप्टली डिफाइंस हाई पावर्ड मनी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को सटीक रूप से परिभाषित करता है? कोई बता सकता है बेटा? जब मैं मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तो आप आराम से उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। Which of the following statements aptly defines high powered money? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को सटीक रूप से परिभाषित करता है? आंसर है ए, आंसर है ए। भाई हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, कोई जानता है क्या? सभी लोग बताएंगे। हाई पावर्ड मनी बताओ, बताओ बताओ भाई। हाई पावर्ड मनी का मतलब देखो, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखा जा सकता है। भाई आप सब जानते हो कि आरबीआई का काम है करेंसी इशू करना। हमारी जो भारतीय मुद्रा है उसे जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। भारत सरकार के पास भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो चीज इशू करने का राइट है, एक तो 1 रुपए का नोट है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार इशू करती है, यानी भारत सरकार में वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 रुपए का नोट जारी करती है। और दूसरा कॉइन्स जारी करती है, सिक्के।
जितने भी आप सिक्के देखते हो, चाहे वो 1 रुपए का है, चाहे वो 2 रुपए का है, चाहे वो 5 रुपए का है, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे 20 रुपए का है, ठीक है, जितने भी रुपए के जो सिक्के आ रहे हैं वो सिक्के और 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आरबीआई 1 रुपए से ज्यादा के जो करेंसी नोट्स हैं, जैसे 5, 10, 20, 50, 100, 500, इन करेंसी नोट्स को इश्यू करता है। तो आरबीआई करेंसी नोट्स को इश्यू करता है, करेंसी नोट्स जैसे कि 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, पहले 2000 भी आता था, बंद हो रखा है, ठीक है। तो करेंसी नोट्स को इश्यू करना आरबीआई का काम है, करेंसी नोट्स को इश्यू करना आरबीआई का काम, ठीक है, करेंसी नोट्स को इश्यू करना, ठीक है। और आरबीआई जिस करेंसी नोट्स को इश्यू कर रहा है उन्हें हम भी अपने पास रख सकते हैं, यानी इन ये जो करेंसी है इसको पब्लिक भी अपने पास रख सकती है। 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट्स को हम भी रख सकते हैं, अपने पास रहते हैं, हमारे पास, पब्लिक के पास भी रहते हैं, जनता के पास भी, और कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक्स के पास भी रहते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के पास भी रहते हैं। वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या हुआ भाई, जो बैंक्स के साथ हम लोग डील करते हैं ये वाणिज्यिक बैंक ही तो है, कमर्शियल बैंक ही तो है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ, मतलब कुछ भी हो, जितने भी बैंक्स आप देख रहे हो प्राइवेट, सरकारी, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं, सबको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो जनता के पास जो पैसा रहता है, फिर बहुत सारा पैसा वाणिज्यिक बैंकों के पास रहता है, ये सब आरबीआई के द्वारा ही तो इश्यू किया हुआ पैसा है। आरबीआई जितना भी करेंसी इश्यू करता है वो सब या तो पब्लिक के पास है या वाणिज्यिक बैंकों के पास है ना, वो या तो पब्लिक के पास है या वाणिज्यिक बैंकों के पास है, या फिर दोनों में बटा हुआ है। तो ये सब जो है आरबीआई जिस करेंसी को इश्यू करता है ये सब हाई पावर्ड मनी है, ये सब हाई पावर्ड, भाई 5 रुपए की वैल्यू हाई पावर है, 10 रुपए की वैल्यू, 20 रुपए की वैल्यू, 50 की वैल्यू, 100 की वैल्यू, 200 की वैल्यू, 500 की वैल्यू, हाई पावर्ड मनी है। द मनी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड विच इज केप्ट बाय पब्लिक एज वेल एज कमर्शियल बैंक्स, उसे हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। तो आरबीआई द्वारा जारी की गई करेंसी जिसे पब्लिक भी अपने पास रख सकती है, ये सब हम अपने पास रखते हैं, और वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स भी अपने पास रखते हैं, इसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फिएट मनी का उदाहरण नहीं है। कोई बता सकता है फिएट मनी का उदाहरण कौन सा नहीं है? फिर मैं बताता हूं फिएट मनी क्या होती है, जल्दी। बेटा बिटकॉइन वगैरह वो कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, वो ब्लॉकचेन वगैरह पे चलती है वो करेंसी, बिटकॉइन और दूसरी जो डिजिटल करेंसीज हैं, ठीक है। बताओ जवाब दो। हाँ, फिएट मनी कौन सी नहीं है भाई, फिएट मनी कौन सी नहीं, देखो फिएट मनी का मतलब होता है ऐसी करेंसी, ऐसी मुद्रा जो सरकार के ऑर्डर पर जारी की जाती हो, जो सरकार के ऑर्डर या सरकार के फिएट पर जारी की जाती हो। फिएट का मतलब है सरकारी ऑर्डर, तो ऐसी करेंसी जो सरकार के ऑर्डर या फिएट पर जारी की जाती है उसे फिएट मनी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो सारी की सारी जो करेंसी वो सरकार के ही ऑर्डर पर छपती है, तो सही बात है, जैसे 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री छापी सरकार के ऑर्डर पर, फिर कॉइन्स हैं, सिक्के हैं जो मिंट हो रहे हैं नोएडा, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में, सरकार के ऑर्डर पर। उसके बाद आरबीआई इश्यू कर रही है, आरबीआई क्या अपने मन से इश्यू करती है? नहीं, सरकार के ऑर्डर पर। तो जितनी भी मुद्रा भारत में, जितनी भी करेंसी पब्लिश हो रही है, जारी की जा रही है, इश्यू की जा रही है, वो सब सरकारी ऑर्डर पर है, सरकारी फिएट पर है। तो मतलब
मतलब 500 रुपए का नोट भी सरकार के ऑर्डर पर आ रहा है, 100 रुपए का नोट भी सरकार के ऑर्डर पे आ रहा है, 1 रुपए का सिक्का भी सरकार के ऑर्डर पे आ रहा है। पर 1000 रुपए का चेक, क्या सरकार कहती है कि भाई 1000 रुपए का चेक भी इशू किया जाए, इसको भी कहीं पर भी चलाया जा सकता है? क्या चेक को लेकर आप दुकान पे जा सकते हो खरीदारी करने? क्या चेक को लेकर आप दो लोगों के साथ जनरली लेन देन कर सकते हो? क्या जनरली तो नहीं कर सकते। चेक से लेन देन आप बैंकिंग सुविधाओं के दौरान करते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर चेक से लेन देन तो होता है, जैसे मैंने अपने दोस्त को, मान लो सर मैंने 2 लाख रुपए का चेक दे दिया, उसने चेक अपने खाते में डलवाया और जो है उसके पास पैसे आ गए, तो वो ट्रस्ट पे हुआ, वो ट्रस्ट पे हुआ, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया कि भाई आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिए चेक के थ्रू, वो ट्रस्ट पे। चेक वाला मामला ट्रस्ट पर है भाई, चेक कोई करेंसी थोड़ी है, वो तो आपसी हमारा भरोसा है जिससे हम चेक ले लेते हैं या चेक दे देते हैं उसको। चेक कोई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई करेंसी नहीं है, करेंसी है 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, सिक्के और जितने भी 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट जो भारत सरकार और आरबीआई इशू कर रहे हैं वही है फिएट मनी। 1000 रुपए का चेक जो है वो फिएट मनी नहीं है, तो आंसर हो गया डी। ये तो बैंकिंग सुविधा के तौर पर हम यूज करते हैं, और वो भी चेक्स का लेन देन उन लोगों के बीच में होता है जिनमें आपसी भरोसा हो। किसी अनजान को चेक दोगे वो चेक लेगा तुम्हारा? बताओ भाई, नहीं हो सकता ना। चलो नेक्स्ट, द रोल ऑफ डैश इज टू रेडी टू लैंड टू बैंक्स एट ऑल टाइम्स एंड सो इट इज सेड टू बी द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। डैश की भूमिका हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मुझे बताओ कि जैसे मान लो तुम्हें एकदम से 5000 रुपए की जरूरत है, अभी तुम कमा नहीं रहे हो मान लो, और तुम्हें एकदम से 5000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो तुमने दोस्तों से भी मांगे, सबने बहाने मार दिए कि यार मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो कल ही किसी को दे दिए, या मैंने तो यार अभी कुछ जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां लग गए। कोई साफ साफ बोल देगा भाई मेरे तो पास है ही नहीं, मैं तो खुद कंगाल बैठा हूं या बैठी हूं, तो तू कहीं और से देख ले यार, मेरे पास होते तो मैं दे देता या दे देती। अब तुम लास्ट टाइम अब तुम कहां जाओगे? बैंक से लेने के लिए तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम अल्टीमेटली हार के, कोई दोस्त नहीं दे रहा है, कोई बैंक नहीं, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो आपको दे दे, पर आपको मान लो उसकी नॉलेज नहीं है, आप उस पे के पास भी नहीं जा रहे हो, अंतिम रूप से आप किससे मांगोगे पैसे? 5000 रुपए चाहिए, बहुत जरूरी काम है, आपको अल्टीमेटली किसके पास जाना पड़ेगा? बताओ जल्दी बताओ। आंसर तो तुम बता रहे हो आरबीआई, ठीक है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। पेरेंट्स के पास। बहुत बढ़िया दीप नारायण भैया, मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा ना, मम्मी पापा जरूरी काम है, 5000 रुपए चाहिए। तुमने सोचा था कि मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे यार, पर अब तुम्हें लग रहा है कि जब कहीं से नहीं मिल रहे अब तो मम्मी पापा ही मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भैया जैसे हम लोग जो है बचपन में मम्मी पापा से पैसे मांगा करते थे, हमें पता है यहाँ पे तो होंगे, इनके पास तो होंगे, ये हमारी जरूरत पूरी कर देंगे, और वो हमेशा बेचारे जितना उनके पास होता है उसके दम पर पूरी जरूरतें हमारी करते हैं। फिर जब हम बड़े हुए, तब जैसे मान लो मैं कमाता हूं, ठीक है, बाई चांस मुझे कभी ऐसा लगे कि यार मेरे पास थोड़ी कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है मनी की, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनकम कमा रहा हूं, मेरी सैलरी है या मेरा जो भी अमाउंट है उसके दम पर मैं लोन ले सकता हूं, तो बैंक मुझे लोन दे देगा। तो बेसिक बात यह है कि मेरे पास कमर्शियल बैंक्स हैं लोन लेने के लिए। जैसे मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, या मेरा अकाउंट पीएनबी में है, या मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है, तो मैं उन बैंक्स के पास जाके अपनी इनकम दिखा सकता हूं कि भाई देखो ये मेरी इनकम है और मैं लोन लेने के लिए एलिजिबल हूं, आप मुझे लोन दे दो इतने लाख रुपए का, ठीक है। तो बैंक दे देगा क्योंकि पता है कि भाई इसकी इनकम है और ये चुका देगा आराम से। तो बात यह है कि यहां पर मेरे लिए तो बैंक कौन हुआ? मेरा कमर्शियल बैंक। मैंने उससे मदद मांग ली। भाई ये जो बैंक है इनके पास कोई अनलिमिटेड पैसा थोड़ी है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ठीक है, अपना आईसीआईसीआई, ये सब इनके पास क्या अतः पैसा थोड़ी है, इनके पास भी लिमिटेड होता है। जब इनके पास खत्म हो जाता है तो ये किससे लेंगे पैसा? ये किससे लेंगे? एक दूसरे से आपस में ले लेंगे। भाई मान लो एसबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पीएनबी से ले लिया, पीएनबी ने
किसी और बैंक से ले लिया, कैनरा बैंक से ले लिया। मान लो इन बैंक्स को, मान लो किसी बैंक को, जैसे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको जरूरत है पैसे की, अब ना उसे एसबीआई ने मदद की ना किसी और बैंक ने मदद की, अल्टीमेटली बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पैसों के लिए किसके पास जाएगा? पैसे उधार मांगने किससे जाएगा? बैंकों का बाप कौन है? हम अपने बाप के पास जाते ना लास्ट में, जब हमें हमारे पास कहीं नहीं होते। तो बैंकों का बाप कौन? बैंकों का बाप कौन, जल्दी बताओ? आरबीआई। तो भैया आरबीआई लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब हर जगह हाथ पैर मार लो, आखिर में जिसके पास जाते हो, जहां से आपको लगता है कि यहां से तो मिलना ही है, बस हम आना नहीं चाह रहे थे यहां पर, अब आ गए तो इन्हीं से ले लो। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि भाई हमें, तो आपको पता है कि एक चीज है जहां से मुझे पैसा मिल जाएगा, एक जगह है जहां से पैसा मिल जाएगा, पर आप उसे लास्ट के लिए रखते हो कि यार जब सब जगह से देख लूंगा तब उसके पास जाऊंगा। तो जैसे हम लोग पेरेंट्स के पास जाते हैं, या फिर ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं, तो जिससे भी आपको आखिर में पैसा मिले, यानी यहां से तो मिलना ही है, तो उसे बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी लास्ट में आके जिससे आपको पैसा मिला वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। तो आरबीआई बैंकों के लिए हमेशा क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बाकी आप जानते हो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल, आज ही के दिन 1 अप्रैल 2025 चल रहा है भाई, है ना? 65 प्लस 25 कितना हो गया? 90 साल हो गए आरबीआई को बने हुए, 1 अप्रैल को ही बना था, है ना भाई, 1935 में। बिल्कुल क्लियर है बेटा? बिल्कुल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है भाई। बाकी आप जानते हैं हेडक्वार्टर आज के टाइम में कहां पर है? मुंबई में। और आज के टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर, 26वें गवर्नर अभी फिलहाल कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू स्टडी इश्यूज एंड कंसर्न्स इन द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर? सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? है सूक्ष्म वित्त संस्थानों में कोई मुद्दे भी थे, कोई चिंता भी थी? ये क्या सीन है? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है ऐसा कि चिंता बढ़ गई आरबीआई की, और आरबीआई ने कमेटी बना दी इन चिंताओं को स्टडी करने के लिए? ऐसा क्या किया भैया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स ने? तो मैं आपको बताता हूं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं 2010 के आसपास बहुत तगड़े क्राइसिस में, बहुत तगड़े मामले में फंस गए थे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। मैंने आपको बताया कि जो लोग बैंकों तक जिनकी पहुंच नहीं है, जो बैंकिंग सुविधाओं तक जिनकी पहुंच नहीं है, जिनको छोटे अमाउंट्स के लोन्स लेने होते हैं, वो इन एमएफआईज के पास चले जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास चले जाते हैं। तो 2010 से पहले ऐसा हुआ करता था, इनफैक्ट 2010-2012 से पहले ऐसा हुआ करता था, 2010 ही मान लो, 2010 से पहले ऐसा हुआ करता था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स लोन तो दे देते थे गरीब लोगों को, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 50, 60, 70,000 का, पर उनसे हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेते थे भाई, बहुत तगड़ा इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया करते थे, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया करते थे। तो हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट, तो हाई इंटरेस्ट रेट लिया करते थे। और जब कोई बोरोवर, जो गरीब आदमी जब लोन ले लिया करता था, मान लो बाई चांस वो ना चुका पाता हो, तो बलपूर्वक, फोर्सफुली, डरा धमका के उससे लोन का पैसा निकलवाते थे, ठीक है भाई। तो हाई इंटरेस्ट रेट प्लस फोर्सफुल रिकवरी, लोन की फोर्सफुल रिकवरी, गुंडागर्दी करके अपने आदमी वगैरह भेज के रिकवरी करते थे लोन की, लोन का अमाउंट वापस लेते थे। बोला ये क्या तरीका है भाई? जिसकी वजह से क्या होता पता है? जिसकी वजह से क्या हुआ, 2010 से पहले इन सब चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें चल रही थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ। हाई इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन देते थे,
वो बेचारे फंस जाते थे लोन के चक्कर में, इतना हैवी इंटरेस्ट होता था। जैसे ही उनकी एक आधी किस्त बाउंस होती थी या वो नहीं चुका पाते थे, उनको पेनल्टी पे पेनल्टी और वो सारी चीजें, हाई इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब ठोक दिया करते थे। और जब वो नहीं चुका पाते थे तो जबरदस्ती उनसे पैसा लिया जाता था। तो ये जो तरीके थे, इनकी वजह से कई सारे लोन बोरोवर्स ने सुसाइड कर लिया, लोन लेने वाले लोगों ने सुसाइड कर लिया। इनसे जिन लोगों ने लोन लिया उन्होंने सुसाइड कर लिया। और तब जाके आरबीआई को लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं ऐसा कि लोन सुसाइड, मतलब जो लोग हैं, लोन बोल रहा हूं, लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा कैसा लोन दे रही है या किस तरीके से रिकवरी कर रहे हैं ये लोग लोन्स की। तो लोन लेने वाले लोगों ने लोन लेने वाले लोगों ने सुसाइड्स किए उस टाइम पर। इनसे जिन्होंने लोन लिए उन्होंने सुसाइड्स किए, क्योंकि इतना हैवी इंटरेस्ट ये चार्ज करते थे। ठीक है, तब आरबीआई ने कमेटी बनाई, YH मालेगाम कमेटी, YH मालेगाम कमेटी। और YH मालेगाम जी को बोला कि भैया ये डिसाइड करो इनका क्या करना है, ये तो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और गलत तरीके से रिकवरी कर रहे हैं लोन की, लोग मर रहे हैं। तो आरबीआई ने जो कमेटी बनाई, तो कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि भाई देखो, दो ही प्रॉब्लम्स और इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि इंटरेस्ट रेट पर तो लगा दो कैप, यानी इंटरेस्ट रेट की तो लिमिट तय कर दो कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो ये ले ही नहीं सकते। ये जो मनमानी कर रहे थे अपने हिसाब से, तो इंटरेस्ट रेट पर लिमिट लगा दी जाए। ये इन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट पर लिमिट लगा दो कि इस लिमिट के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, वरना आपकी जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसकी पुड़िया बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट की लिमिट लगा दी। और दूसरा इन्होंने बोला, दूसरा कमेटी ने सजेस्ट किया कि ये जो फोर्सफुल रिकवरी है ये ऐसे नहीं चलेगी, रिकवरी का तरीका सिखाया जाना चाहिए ना, रिकवरी का तरीका सही होना चाहिए। तो रिकवरी का सही तरीका इनको सिखाया गया, रिकवरी का तरीका सही होना चाहिए, कुछ कानून के तहत होना चाहिए, नियम होने चाहिए रिकवरी के। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए बोरोवर के साथ, पता चला वो सुसाइड कर रहा है। तो रिकवरी का तरीका सही होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट पर लिमिट लगनी चाहिए, बस हो गया सॉल्यूशन। और 2012 में एक कानून आ गया, 2012 में कानून आ गया बच्चों। कौन सा कानून, कोई जानता है क्या? बताओ। बिल्कुल, 2012 में बेसिकली एक बिल आया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2012। तो बिल तो आ गया संसद में, पर इसको पास होते होते, कानून बनते बनते 2016 आ गया। तो 2016 में ये एक्ट बन गया, 2016 में ये बिल जो है एक्ट बन गया। और अब ऐसा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर टैक्स, सर्टेन लिमिट से ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं ले सकते। और दूसरा, रिकवरी का तरीका भी इन्होंने सही कर लिया है, बड़े तमीज से, बड़े तरीके से रिकवरी कर सकते हैं ये। ठीक है भाई, चलो नंदा, पता नहीं भाई कितने हो गए। नेक्स्ट, बाकी ये जो बाकी कमिटीज हैं ये भी देख लो। मल्होत्रा कमेटी, कोई जानता है क्या? मल्होत्रा कमेटी कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, कोई जानता है? सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ, मल्होत्रा कमेटी क्यों बनाई गई थी? बताओ भाई। 1993 में बनी है, और ये बनी थी इंश्योरेंस, जो होता है बीमा, है ना, हम लोग बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, देखो ध्यान से, 1993 में इंश्योरेंस में सुधार के लिए ये कमेटी बनाई गई कि लोगों को जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है उसमें सुधार होनी चाहिए। तो मल्होत्रा कमेटी 1993 में। केलकर कमेटी 2015 में, केलकर कमेटी 2015 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को स्टडी करने के लिए, यानी जब सरकार और निजी संस्थान मिलकर कोई विकास का काम करते हैं तो उससे रिलेटेड एक यहां पर स्टडी करने के लिए बोला गया। तो केलकर कमेटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्टडी करने के लिए, और फिर है आबिद हुसैन कमेटी। आबिद हुसैन कमेटी कब बनाई गई भाई, जल्दी बताओ। आबिद हुसैन कमेटी कब बनाई गई, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल 1997।
और ये व्यापार नीति से रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात करती है। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, व्यापार नीति से रिलेटेड सुधार, ठीक है। इंटरनेशनल व्यापार से रिलेटेड जो सुधार है उससे रिलेटेड थी आबिद हुसैन समिति 1997 में। नेक्स्ट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामीण बैंक मॉडल व्हिच हैज इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज इन इंडिया। ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी, जिसने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माण को प्रेरित किया। आप सब जानते हैं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मतलब कि जो ग्रामीण एरियाज हैं, रूरल एरियाज है, वहां पर आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। तो गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, उनको अच्छे से गाइड करना, उनको बैंकिंग सुविधाओं की नॉलेज देना, उनको बैंकिंग सुविधाओं का फायदा पहुंचवाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको आराम से लोन वगैरह मिल जाए, आराम से उनको बैंकिंग सुविधाएं मिल जाए। तो रीजनल रूरल बैंक का तो यही पर्पस है भाई, नाम से पता चल रहा है रूरल बैंक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जो गरीब हैं, जो ग्रामीण हैं, जिनको नॉलेज नहीं है बैंकिंग सुविधाओं की, जिनको नॉलेज नहीं है कि बैंकिंग सुविधाएं उनके भले के लिए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, तो वो सब डर दूर करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए हैं। और ये जो ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा है, ये दी थी एक बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, बांग्लादेशी, मुझे पता नहीं कि अभी भी जीवित है कि नहीं, मोहम्मद यूनुस। एक बार चेक करो जिंदा है कि नहीं भैया। वैसे इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट, बांग्लादेशी अर्थशास्त्र हैं ये, बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं ये, बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है इन्हें, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है इन्हें। बताओ भाई जिंदा है कि नहीं है, चचा कहीं चले तो नहीं गए हैं, बताओ। मोहम्मद यूनुस, ठीक है, तो बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट, नोबेल पीस प्राइज के लॉरिएट हैं, विजेता हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और बताता हूं, मोहम्मद यूनुस ने 1976 में पहला ग्रामीण बैंक बनाया था बांग्लादेश में, इसी से इंस्पायर हुआ भारत। पहला ग्रामीण बैंक गांव के गरीब और महिलाओं की फाइनेंशियल मदद करने के लिए इसके स्थापित किया गया। महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए इसे स्थापित किया गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो गांव के गरीब और महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए इसे बनाया गया 1976 में। चचा ने बनाया है, मोहम्मद यूनुस ने। अच्छा, चचा भी हैं, चचा भी हैं, बहुत बढ़िया पीएम बन गए हैं चचा टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर, चलो बहुत बढ़िया तो मोहम्मद यूनुस जो है, ये 1976 में इन्होंने पहला ग्रामीण बैंक बनवाया था। बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट है, नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट है। और याद रखना, इन्हीं से इंस्पायर होकर भारत में भी रीजनल रूरल बैंक्स की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 बेसिकली क्या है? ये फॉर्मूला है जो बताता है कि जनता के पास जो मनी सप्लाई है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, मनी सप्लाई जो आरबीआई की तरफ से जो मनी सप्लाई होती है ना, मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति जो मार्केट में की जाती है आरबीआई के द्वारा, तो किस रूप में मनी सप्लाई मार्केट में उपस्थित है, मैं आपको बताता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनो। M3 का कोई फुल फॉर्म नहीं है। M3 का मतलब होता है C, यानी जितनी करेंसी जनता के पास है। अब जैसे मान लो मेरे पर्स में मान लो 1500 या 2000 रुपए है, ठीक है, मेरे बैंक में कुछ सर्टेन अमाउंट है, आपके परिवार की जो बैंक अकाउंट है पिताजी का या माताजी का, उसमें एक अमाउंट है, आपके वॉलेट में, आपके पर्स में कुछ आपके रुपए होंगे। यानी जनता के पास जितना पैसा है, पूरे देश में जनता ने जितनी मनी को होल्ड किया हुआ उसे बोलते हैं करेंसी। करेंसी विद पब्लिक,
इसे पूरा क्या बोलते हैं, करेंसी विद पब्लिक। ठीक है बच्चों, सीयू का मतलब है करेंसी विद पब्लिक। तो करेंसी विद पब्लिक यानी पब्लिक के पास जो पैसा है, चाहे वो पब्लिक के बैंक में है, भाई बैंक में अगर मेरे अकाउंट में पैसा तो मेरा ही है, या फिर मेरे घर में जो मेरा पैसा वो मेरा ही है। ठीक है, तो करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, तो पब्लिक के पास जो पैसा है, करेंसी विद पब्लिक। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, यानी जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं, जैसे मान लो मैंने बैंक में एक सर्टेन अमाउंट जमा कर रखा है, मान लो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक में जो मैंने अपना पैसा रखा है, मेरी डिमांड पर कभी भी वो निकाल सकता हूं मैं। वो ऐसा डिपॉजिट मैंने करवा रखा है कि मेरी डिमांड पे मैं उसे कभी भी निकलवा सकता हूं, चाहे मैं एटीएम के थ्रू, भाई मेरी डिमांड है कि मैं एटीएम के थ्रू 5,000 रुपए निकाल लूं, मैं निकाल लूंगा। मेरी डिमांड है कि मैं एटीएम से 1 लाख रुपए निकालूं, निकाल लूंगा। समझ में आ रही भी बात, किश्तों में, किश्तों में। ठीक है, तो बेसिक बात यह है, बेसिक बात यह है कि करेंसी विद पब्लिक ये हो गई जो पब्लिक के पास जो पैसा है। ठीक है, डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, जो जनता ने बैंक में डाला हुआ है। और फिर जनता की नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी जनता ने एफडीज करवा रखी हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स करवा। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब है एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप करवाते हो, और उसका जो इंटरेस्ट है, एफडी पर जो इंटरेस्ट है वो तभी मिलता है जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है। जैसे मान लो मैंने 20 साल के लिए कोई एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट करवाई, मान लो एसबीआई में, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक एसबीआई में, मैंने बोला भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, 10 लाख रुपए की एफडी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, और बैंक ने बोला ठीक है, आपको 10 लाख रुपए जो आप जमा कर रहे हो इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगर आप अगले 15 साल तक इस अमाउंट को छेड़ते नहीं हो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तगड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अगले 15 साल तक वेट करूंगा कि मेरा वो 10 लाख सेफ रहे। 15 साल बाद जब वो मैच्योर हो जाएगी एफडी का मैच्योर होना मतलब उसका पूरा टाइम पूरा हो जाना। 15 साल के लिए जमा करवाई मैंने, 15 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे मैं बोल दूंगा मेरी एफडी मैच्योर हो गई, मैं उसे निकाल सकता हूं। जो इंटरेस्ट मिला है बैंक की तरफ से उस पर, वो पैसा भी मुझे मिल जाएगा और मेरा वो 10 लाख भी मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो एफडी इसी को बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट, यानी एक फिक्स टाइम के लिए आप डिपॉजिट करवाते हो कमर्शियल बैंक में। तो जो करेंसी पब्लिक के पास है, जो करेंसी पब्लिक की अकाउंट्स में है, और जो करेंसी एफडी के तौर पे बैंक में है, इसे बोलते हैं M3। समझ में आया बच्चों? M3। बाकी जब हमें मनी और बैंकिंग वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं M1 भी पढ़ाऊंगा, M2 भी पढ़ाऊंगा, M3 तो यहां देख ही रहे हो, M4 भी मैं पढ़ाऊंगा, चारों पढ़ाऊंगा, तब वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं भी तुम्हारे ऊपर से जा रहा हूं, पर फिलहाल M3 का मतलब क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज शक्तिकांत दास अपॉइंटेड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर? भाई शक्तिकांत दास जो है, पहली बात तो ये समझ लो कि 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। ठीक है बच्चों, 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर रह चुके हैं, 25th गवर्नर रह चुके हैं। इन्हीं के गवर्नर के पद से रिटायरमेंट के बाद संजय मल्होत्रा 26th गवर्नर बने हैं। समझ में आया बच्चों? 26th गवर्नर बने हैं वो। हाँ, क्लियर? बहुत बढ़िया। अरे ये गवर्नर रहे भाई 2018 से 2024 तक, 2018 से 2024 तक। ठीक है, और अभी ये जो है मोदी जी के 14th प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मोदी जी के बिल्कुल खास बने हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए 14वें। ठीक है भैया, चलो। तो 2018 में बने थे ये, 2018 से 2024 तक थे, तो 2018 में बने थे आरबीआई के 25वें गवर्नर। ठीक है भाई। बाकी आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे जानते हो ना? कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। What is the term used for an assessment of an individual's past credit history which is usually shown a number between 300 and 900? किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है, जिसे आमतौर पर 300 से 900 के बीच की संख्या में दिखाया जाता है? किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास का मतलब है कि उस व्यक्ति ने
जो लेन देन किया है बैंक में, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पिछले 1-2 साल में, मान लो कि मैंने पिछले 1-2 साल में जो भी कमाया है, जो भी मैंने अपने दोस्तों को पैसे दिया या दोस्तों से पैसे लिया, या मैंने बैंक से कोई लोन लिया, या मैंने किसी को अमाउंट दिया है, वो पूरी हिस्ट्री एक वैल्यू के तौर पे दिखती है, ठीक है, 300 से 900 के बीच में। यानी मान लो मैंने बैंक से कोई लोन लिया और मैंने टाइम पर उसको पूरा किया, टाइम पर उसकी किस्तें गई हैं, टाइम पर वो पूरा हो गया, तो मतलब वो पूरी हिस्ट्री वो दिख जाएगी उस नंबर में मतलब उस नंबर से आइडिया हो जाता है कि इस बंदे की जो बैंक हिस्ट्री रही है, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रही है, लेन देन की जो हिस्ट्री रही है, बढ़िया रही है। अगर 300 से 900 के बीच में, अगर 750 के ऊपर है आपका स्कोर, इसे बोलते हैं सिबिल स्कोर। क्या बोलते हैं बच्चों? सिबिल स्कोर, या इसी को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। इसी को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग। तो अगर आपका स्कोर 750 से ज्यादा है, मतलब बैंक आपके ऊपर भरोसा कर सकता है कि भाई इस बंदे का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रही है, जो इसका पास्ट क्रेडिट इतिहास रहा है, वो बढ़िया रहा है, इस बंदे ने जो भी लेन देन किया है वो बढ़िया लेन देन किया है, साफ सुथरा लेन देन किया है, टाइम पर पैसे चुकाए, सब कुछ किया है। तो बैंक जो है, बैंक जब भी आपका जब भी बैंक से आप लोन लेने जाओगे ना, तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेगी 300 से 900 के बीच में कितना है। अगर 750 से नीचे गया तो लोन शायद सरकारी बैंक से तो ना मिले। सरकारी बैंक बड़ा रिस्क ये नहीं लेती है कि भाई अगर इसको पता चला तुमको, जैसे 750 से कम है तुम्हारा स्कोर, तो बैंक को लगेगा यार इसने कुछ गड़बड़ की होगी तभी 750 से नीचे गया है। कोई लोन था जो इसने शायद उसमें एक आधी किस्त में इसने लेट लतीफी की है, जिसकी वजह से नहीं भाई इसको नहीं देंगे यार, ये तो हमारे लोन की भी ऐसे कर देगा ना, इसको नहीं देंगे। तो सरकारी बैंक आपका रिजेक्ट कर देगा लोन की एप्लीकेशन को। अगर आपका 750 से ऊपर का स्कोर है तो बैंक तुरंत आपको लोन देगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो क्रेडिट रेटिंग क्लियर। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन होता है खत्म। कल से नया चैप्टर शुरू होगा। मनी एंड बैंकिंग खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, कल से आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास भी चालू होगी। डिमांड हमारा पहला चैप्टर होगा। चलो बेटा, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अब मिलेंगे भैया करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, चलो।